हेलो एवरीवन, वेलकम। सेक्शन 67 एविडेंस एक्ट का शुरू करते हैं। सेक्शन 67 बात करता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में जिसमें ये कहा गया है कि इस बंदे का सिग्नेचर है इसके ऊपर या इस बंदे की हैंड राइटिंग है इस पे ऊपर, तो क्या ये उस बंदे की हैंड राइटिंग है, इसको आपको प्रूव कर सकते हो। तो वर्ड वहाँ पे अलेज्ड जो दिया गया है सेक्शन 67 में, उसका यही मतलब है कि एक बंदा अलेज्ड कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट एक मिस्टर एक्स के की हैंड राइटिंग है और उसकी सिग्नेचर है और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि वो उस डॉक्यूमेंट उसको फेवर कर रहा है। तो कोर्ट उसका प्रूफ ले सकती है कि इस बंदे की जिसको आप अलेज कर रहे हो कि उसके द्वारा ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है, क्या उसकी हैंड राइटिंग है। तो सिंपल है, 67 में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन 68 67A। 67A भी वही बात करता है कि कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आया हुआ है और ये देखिए 67A एक चीज़ और बताता है कि दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं, एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और एक अनसिक्योर। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे तो आप दिक्कत नहीं है, आप सीधा डॉक्यूमेंट लेके आइए और उस पर अगर आप सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक तो। लेकिन दिक्कत उसमें केस में आती है जब अनसिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या उस पर कुछ कोई भी सिग्नेचर नहीं है डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो उस केस में जनरली अगर वो एक फिगर सी बन के आ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट साइन होने की ज़रूरत नहीं है, या अगर साइन की ज़रूरत है तो उस पर साइन कोई किए गए हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो अफिक्स किए गए हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, तो आपको प्रूव करना होगा मे बी प्रूव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर। तो वो कैसे प्रूव होंगे, वो या तो आप कंसर्न्ड कंट्रोलर को बुला सकते हो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बुला सकते हो, और उस एक ऐसे बंदे ने जिसमें पब्लिक की जो उसमें होती है उसको द्वारा वेरीफाई कंसर्न्ड अथॉरिटी से आप करा सकते हो। तो ये थोड़े से टेक्निकल इशू हैं, इसके लिए आप आईटी एक्ट पढ़ सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 68। 68 उन डॉक्यूमेंट 68 से लेके 72 सेक्शन तक, 68 टू 72 तक अटेस्टेशन की बात होती है। तो अटेस्टेशन कहाँ पे है लॉ में, ये टीपीए में दी गई है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। 68 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड, तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा एग्जीक्यूट किया गया, अब उस डॉक्यूमेंट को आप एविडेंस में लाना चाहते हो तो आपको उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस लाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। लेकिन उसके बाद ये कुछ ऐसी चीज़ें भी कहता है कि अगर मान लो वो बंदा ऐसा है जो विटनेस अटेस्टिंग विटनेस जो कोर्ट में नहीं आ सकता या उसको लाना इम्पॉसिबल है, तो उस केस में कोई और आप विटनेस दे सकते हो। सेक्शन 68 को 71 के साथ पढ़ते हैं। 71 ये कहता है कि इफ़ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। वह अटेस्टिंग विटनेस आपने बुला तो लिया, अब उसको याद नहीं है कि ये उसने अटेस्ट किया है या नहीं है, उसमें विटनेस है या नहीं है वो उस डॉक्यूमेंट में, तो उसमें आप एग्जीक्यूशन किसी और तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। वो और तरीके क्या होंगे वो आपको देखने, और कोर्ट समझेगा कि इसमें सही है तो वो आपको मान लेगा कि उस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। लेकिन 68 विल वाले केसेस में हमेशा ये है कि आप विल को अगर प्रूव करना तो उसमें कम से कम 2 अटेस्टिंग विटनेस आपको पक्का लाने पड़ेंगे। अगर अटेस्टिंग विटनेस का मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया उसमें जो विटनेस बनते हैं अंदर 2 अटेस्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को कि हाँ हमारी प्रेजेंस में ये डॉक्यूमेंट बना है, हमारी प्रेजेंस में सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं, हमारी प्रेजेंस में ये पता चला है कि ये बंदा इसकी फेवर में डॉक्यूमेंट बना रहा है। तो वो जो अटेस्टिंग विटनेस होंगे विल के केस में हमेशा अटेस्टिंग विटनेस लाने पड़ेंगे अगर विल को प्रूव करना है आपने, विल की जेन्युइननेस को प्रूव करना है आपने, विल की एग्जीक्यूशन को आपने प्रूव करना है। तो
बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें आप जो लॉ कहता है कि अटेस्ट होने चाहिए, उसमें आप एक अटेस्टिंग विटनेस ला सकते हो उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। तो अगर मान लो रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको अटेस्टिंग विटनेस लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्योंकि वो रजिस्टर्ड इसलिए है क्योंकि वो पार्टिकुलर एक सरकारी मशीनरी के द्वारा चेक किया गया और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन दी गई है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। तो उसके बाद आता है सेक्शन 69 ये कहता है कि मान लो अटेस्टिंग विटनेस हमें चाहिए था 68 के लिए, लेकिन वो अटेस्टिंग विटनेस मिल नहीं रहा, या वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बनाया तो इंडिया में हो सकता है या कहीं पे भी बनाया था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो आप यूनाइटेड किंगडम में, तो उस केस में आप एक अटेस्टिंग विटनेस की हैंड राइटिंग प्रूव कर दोगे कि भाई साहब ये जो विटनेस अटेस्टिंग विटनेस है इसकी हैंड राइटिंग हम प्रूव कर रहे हैं क्योंकि ये तो आ नहीं सकता। तो वो भी माना जाएगा कि ये सही डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आता है सेक्शन 70। अब 70 में ये है कि एक डॉक्यूमेंट आपके अगेंस्ट प्रूव करना है पार्टी ने, और लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट की को एडमिट खुद ही कर रहे हो कि हाँ ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं एडमिट करता हूँ ये डॉक्यूमेंट। तो अब उस केस में अटेस्टिंग विटनेस को लाने की ज़रूरत क्या है उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कराने के लिए, जब आपने एडमिट ही कर लिया दूसरी पार्टी ने जिसके अगेंस्ट आप प्रूव करना चाहते हो। तो ऑर्डर 12 रूल 6 इसके लिए आप देख सकते हो कि जब आप एडमिशन करते हो तो कई बार केस की जजमेंट भी आ जाती है। तो ऑर्डर 12 रूल 6 के साथ इसको ज़रूर पढ़िएगा कि कुछ अगर केस आपने सारा एडमिट कर लिया तो जजमेंट ऑर्डर 12 रूल 6 में आ सकती है आपके अगेंस्ट। तो ऐसे ही सेक्शन 71 मैंने करा दिया। सेक्शन 72 की बात करते हैं। 72 ये बात कहता है कि अनअटेस्टेड विटनेस है, अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट है कोई, उसको प्रूव कैसे करेंगे। तो उसको प्रूव उसी तरह करेंगे जैसे अनअटेस्टेड विटनेस किया जाता है। उसमें अटेस्टिंग विटनेस होता ही नहीं है तो उनको बुलाएंगे क्यों। तो इस तरह से आपने देखना है। उसके बाद आता है 73 बात करता है कि अगर किसी की हैंड राइटिंग, कोई किसी का सिग्नेचर या सील किसी डॉक्यूमेंट पे है और कोर्ट को लगता है कि यार इसका है या नहीं है, तो कोर्ट कंपैरिजन कर सकता है उस पार्टिकुलर हैंड राइटिंग सिग्नेचर और सील का किसके साथ, जिसके हैंड राइटिंग सिग्नेचर वो सील किसी बंदे की है उसमें मिलान कर सकता है कि पीछे इसने भी सिग्नेचर हैंड राइटिंग की रखी थी, अब ये क्या दोनों एक जैसी लग रही हैं। इसके लिए वो एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकता है। या 47 में जो जिन लोगों ने हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है उस बंदे पार्टिकुलर की या सिग्नेचर से एक्वेंटेड है, तो उनको बुला के या एक्सपर्ट को बुला के कि यार ये इसमें देखिए मेज़रमेंट करके सारी चीज़ें ABCD प्रेशर कितना है इस हैंड राइटिंग के वर्ड्स में जब ये डालता है, तो वो एक्सपर्ट का ऐसा एविडेंस आता है और कोर्ट खुद भी कंपैरिजन कर सकता है। कोर्ट उस बंदे को कोर्ट में ला के उसको कह सकता है कि मेरे सामने लिखिए वर्ड ये और ये सामने मेरे सिग्नेचर करिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करता है तो वो कोर्ट खुद उस केस में एक्सपर्ट बन सकता है, एक्सपर्ट बन के वो कंपैरिजन कर सकता है। 73 इस बात की बात है। उसके बाद आता है सेक्शन 74 बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात करते हुए ये कहता है कि डॉक्यूमेंट विच फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स, फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स ऑफ सॉवरन अथॉरिटी, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारे जो भी रिकॉर्ड फॉर्म किया जाएगा उनको जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में होंगी या कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं कि जो मर्जी इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उन सबको आप पब्लिक डॉक्यूमेंट कह सकते हो। अब चार्जशीट है, पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहेंगे। FIR है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन में किसने बंदों के अगेंस्ट FIRs हुई हैं उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट एक मिस्टर अभिनव जैन है शायद जुडिशल मजिस्ट्रेट जो 30 हज़ारी में बैठते हैं, उन्होंने ऑर्डर किया है कि आप पब्लिक डोमेन में FIR जो हैं वो क्यों नहीं दी कि बंदों को हरासमेंट हो रही है, उनके पास उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो FIR की कॉपी नहीं है उनके पास। तो ये सारी पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें होती हैं वे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे चार्जशीट होगी। और क्या आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या आप रिटर्न जो फाइल करते हो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। और जो MLC रिपोर्ट होती है
वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। विल पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपने इलेक्टोरल रोल है जो, मतलब इस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटिंग बंदे जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और मैरिज रजिस्टर जो होता है, जो जिसमें पता चलता है सारा चीज़ें कि किस किस बंदे ने मैरिज रजिस्टर्ड करा रखी है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो जो ऑफिशियल्स, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वो अपने पास रिकॉर्ड कोई भी मेंटेन करते हैं जो पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो वो सारा पब्लिक डॉक्यूमेंट उनको कहा जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो सीक्रेटली उसमें रखा गया है, तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जो ये भी आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आएगा। और जो मान लो एक कहीं पे डेथ हो गई है, उसमें पंचनामा पुलिस प्रिपेयर करती है, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। इसमें जजमेंट भी है एक, तो वो आपके साथ अगर शेयर करूँगा। अब मान लो आप प्लेंट लेके जाते हो कोर्ट के पास, अब देखो ये भाई साहब का आ गया डाइंग डिक्लेरेशन कभी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। तो क्योंकि अब उसको ये चार्जशीट का पार्ट हो सकता है, चार्जशीट इट्सेल्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके जो सर्टन चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीक्रेटली रख सकते हैं अपने पास। तो डिपेंड करता है उसमें का जो पब्लिक गुड के लिए अगर उसको सामने रखा जाए चीज़ों को, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो ये उससे बिल्कुल उल्टा है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एनी सोसाइटी, देखिए ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद आता है 76 सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए कोई सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। पहली बात, सर्टिफाइड कॉपीज़ जो सर्वेंट पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी उनकी दी जाती है, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब सर्टिफाइड कॉपी किस चीज़ की दी जाती है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट की कभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जाती, पहली बात है। पब्लिक डॉक्यूमेंट की ही सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। अगर कोई बंदा कोई इंस्पेक्ट करना चाहता है कोई ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो वो कंसर्न पब्लिक ऑफिशियल के पास जाएगा, उसकी कंसर्न फीस देगा और उससे सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है उसको। और उसको आउटराइटली आप कहीं पे भी ले जाओगे तो वो उसको एज अ जेन्युइनली तरीके से माना जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें उसकी मोहर होगी, उसका नाम होगा और वो सारी चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट है सर्टिफाइड कॉपी की जो होती हैं, किस तरह की। जैसे अब रिकॉर्ड लेने जाते हो कोर्ट से कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए सर मुझे, तो उसमें वो काफ़ी मोहर लगा के देते हैं, साइन करके लिखते हैं, तो ट्रू कॉपी भी लिखते हैं ये। तो ट्रू कॉपी लिख जाना, तो इसमें इस्तेमाल को देखा जाएगा। एफिडेविट इज़ पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अब देखिए एफिडेविट अगर बनाया गया सरकार द्वारा तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर वो एफिडेविट किसी प्राइवेट बंदे ने बनाया तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको देखना क्या है कि उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अगर हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो उसका पर्पस जो डॉक्यूमेंट बनाने का, क्या उससे क्या उसको कुछ कॉज को और अपलिफ्ट होगा, उस कॉज का और अपलिफ्ट होगा अगर उसको पब्लिक डोमेन में रखेंगे। क्योंकि कई चीज़ें आपके प्राइवेटली आप सीक्रेटली आपके लिए ही सिर्फ बनाई गई हैं, वो उनको पब्लिक ना तो देखने के लिए इंटरेस्टेड है, पब्लिक देखने के लिए इंटरेस्टेड है, और ना पब्लिक को आपको दिखाना चाहिए। तो वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे, बाकी सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। तो उसके बाद आता है 77 को आप 63 क्लॉज 1 के साथ पढ़ सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो उसको प्रूव कैसे कर सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी के साथ कर सकते हो। तो सर्टिफाइड कॉपी क्यों? क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकता है, पहला। दूसरा सर्टिफाइड कॉपी इसलिए क्योंकि 65 में वो फॉल कर जाएगा कि ये मूवेबल, ये इसको ले जाना टफ़ है क्यों, और इसकी ओरिजिनल कॉपी इटसेल्फ रिकॉर्ड के लिए हमें रखनी ज़रूरी है, इसलिए हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हैं। क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कोई और भी मांग सकता है आपके बाद, तो इसलिए इसको 77 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़। तो ये आप इस तरह से देखना है। उसके बाद 78 सेक्शन 78 बात करता है द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में भी प्रूव्ड एज फॉलोज। अब देखिए कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है,
उसको आपने किस तरह से प्रूव करना है। तो उसको जो कंसर्न्ड हेड होगा वो उस पार्टिकुलर कोई सर्टिफाइड कॉपी दे देगा आपको, उससे प्रूव हो सकता है। या वो पार्टिकुलर एक्ट जो किसी गज़ट के हैं वो पब्लिकेशन से, वहाँ से आप ऑनलाइन कॉपी उठा सकते हो, वहाँ कंसर्न्ड अथॉरिटी से सर्टिफाइड कॉपी ला सकते हो। तो डिपेंड करता है कौन सा हेड, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा डिपार्टमेंट की आप वो जो डॉक्यूमेंट है वो लाना चाहते हो। इस तरह से चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 79। अब देखिए 79 और 79 से लेके 90 सेक्शन तक आप सारे डील करते हैं प्रजम्पशन के ऊपर, और जो बेस्ड हैं एक मैक्सिमम है जो लैटिन टर्म है उसके ऊपर बेस्ड है, मैक्सिम ओमनियो परजिम्टर राइट एसे एक्टा, जिसका मतलब होता है कि मीन्स ऑल एक्ट्स आर प्रज्यूम्ड टू बी राइटली डन। अगर एक डॉक्यूमेंट किसी ऑफिशियल के द्वारा बनाया गया है और लॉ कहता है कि उसी ऑफिशियल या उसी चेयर पर्सन के द्वारा बनाया जाना चाहिए था, और उसी के द्वारा बनाया गया आपके पास पहुंचता है, कोर्ट के पास पहुंचता है या किसी ऑफिशियल के पास पहुंचता है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फुलफ़िल हो गई है, और अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट पहुंचा है ये उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए आपके तक पहुंचा है। तो इसीलिए इसकी जो 79 से लेके 85 तक ये कोर्ट के ऊपर बाउंड है कि उसको प्रजम्पशन ऐसी रेज करनी पड़ेगी, क्या, शैल प्रज्यूम। तो शैल प्रज्यूम से सेक्शन 79 टू 85 के बाद सेक्शन जो है 79 से लेके 85 के बाद सेक्शन 89, 79 से 85 और सेक्शन 89 ये शेल प्रजम्पशन है। तो इस शेल प्रजम्पशन वाले केस में कोर्ट को हमेशा कोर्ट बाउंड रहता है वो प्रजम्पशन को रेज़ करने के लिए, उसकी जेन्युइननेस को, या वो रिकॉर्ड जिस तरह से बना है उसी ऑफिसर के द्वारा बनाया गया है, उसी तरीके उसी प्रोसेस से गुजरा है, और वो डॉक्यूमेंट जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से उसको कस्टडी में रखा गया है वो उसी तरह से सारी चीज़ें जो जो उस डॉक्यूमेंट को रखने, बनने, होने में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफ़िल की गई है। तो शैल प्रजम्पशन का मतलब है कि अब आप इसको डिसप्रूव भी कर सकते हो कि नहीं सर ये डॉक्यूमेंट हम एडमिसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हुई है, क्योंकि ये पार्टिकुलर ऑफिशियल के द्वारा सिग्नेचर इसके ऊपर नहीं किए गए, या ये रिकॉर्ड जहाँ से लाया गया वहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं रखा जाना चाहिए था, या ये रिकॉर्ड जहाँ से अवेलेबल है वहाँ से नहीं लिया गया, कोई और स्रोत से लिया गया। तो ये सारी ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हो। लेकिन इस केस में शैल प्रजम्पशन वाले केसेस में कोर्ट हमेशा बाउंड रहता है प्रजम्पशन रेज करने के लिए, लेकिन मे प्रज्यूम में कोर्ट की हमेशा डिस्क्रिशन रहती है। तो सेक्शन 86 टू 88 एंड सेक्शन 90 ये इस केसेस में कोर्ट की डिस्क्रिशन रहती है कि वो प्रजम्पशन रेज करता है या नहीं करता किसी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो इस तरह से देखना आपने। उसके बाद सेक्शन 79 को देखते हैं। सेक्शन 79 ये बात कहता है कि कोई ऐसा ऑफिसर है जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या जेके गवर्नमेंट का, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ कर रखा है कि एक सर्टिफिकेट या सर्टिफाइड कॉपी या एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके द्वारा बनाया गया है जिसको डिक्लेयर किया गया अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस एक्ट, कुछ पार्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को आपने शैल प्रज्यूम करोगे कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। इसका बनाने की प्रक्रिया, ये जो इसकी रिक्वायरमेंट थी होनी चाहिए वो सारी फुलफ़िल की गई है। तो उसके बाद आता है सेक्शन 80। सेक्शन 80 बात करता है रिकॉर्ड, मेमोरेंडम ऑफ जो एविडेंस, और जो बंदा एविडेंस देने आया विटनेस का एविडेंस, ये तीनों चीज़ों की बात करता है। इसके अलावा ये जो कन्फेशंस की बात करता है, कुछ और स्टेटमेंट्स की बात करता है। तो इसमें मान लो एक कोर्ट लगी हुई है, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कोर्ट लगी हुई है, एक बंदे ने कहीं पे कत्ल किया और वो सीधा भाग के कोर्ट के पास आ गया, जनाब मैंने ये कत्ल किया है और मेरी कन्फेशन लीजिए। क्या वो जज कन्फेशन लेगा उसका? बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है 164 CRPC में, रेड विद 281 CRPC। तो कन्फेशन होती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस केस में शुरू नहीं हुई है, तो कोर्ट में क्या कहेगा, कंसर्न्ड थाने के आईओ को कंसर्न्ड थाने के पुलिस ऑफिशियल को बुलाएगा
उसको कहेगा इसमें एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी है, अब उसका कन्फेशन लिया जाएगा। तो अगर मान लो एफआईआर भी नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी नहीं थी और आपने कन्फेशन रिकॉर्ड कर ली, तो उस केस में कन्फेशन अगर रिकॉर्ड भी हो गई है, अब उसको आप यूज़ करना चाहते हो कि सर ये इसने कन्फेशन दी थी, अब इसको यूज़ करिए, तो कोर्ट फिर भी शैल प्रज्यूम करेगा कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही ढंग से बनाया गया, अनलेस एंड अनटिल अदर पार्टी उसको डिसप्रूव नहीं करती कि सर देखिए ये तब बनाया गया जब ऑलरेडी इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई थी, तो रिक्वायरमेंट 164 की फुलफ़िल नहीं हुई है। ऐसे ही जो कन्फेशन जो रिकॉर्ड की जाती है उसमें पहले जज साहब उसको मेमोरेंडम बनाता है। मेमोरेंडम क्या कि भाई उसको समझाते हैं कि यार ये तू कन्फेशन दे रहा है, ये तेरे अगेंस्ट यूज़ की जाएगी, तू अपनी सोच समझ के ये कन्फेशन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए जिससे कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वाकई ये अपनी मर्जी के साथ कन्फेशन देने के दे रहा है, उसके बाद उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाग के जाओगे और कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगी, ऐसी बात नहीं होती है। तो सेक्शन 80 इसी की बात करता है, जो स्टेटमेंट जो प्रिजनर्स और अक्यूज्ड पर्सन की जो भी अभी कुछ रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड की गई थी, तो उनको अब जेन्युइन समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी एक ऑफिशियल के द्वारा बनाया गया है, एक पार्टिकुलर जिसकी ड्यूटी थी उस बनाने की। अब जो ड्यूटी, अब सारी चीज़ें अगर वो रिकॉर्ड मंगवाया जाए तो ये टेक टाइम, तो ये कोर्ट का जो प्रीशियस टाइम है वो उसको डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इसीलिए ये प्रजम्पशंस बनाई गई हैं कि उस रिकॉर्ड है वो ढंग ढंग से बना हुआ है। तो उसके बाद आता है सेक्शन 81। 81 को आप सेक्शन 37 एविडेंस के साथ पढ़ सकते हो। 81 ये कहता है कि कुछ गज़ट, न्यूज़पेपर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अदर डॉक्यूमेंट जो जिस तरह से उनको बनना चाहिए था उसी तरह से वो बनाए गए थे उस, और ये चीज़ें एक अथॉरिटी के पास सामने आती हैं, तो ये अथॉरिटी देखते ही इस चीज़ों को समझेगी कि ये जिस तरह से डॉक्यूमेंट बनने चाहिए थे ये उसी तरह बने हैं, जिस तरह से ये किसी ऑफिस में पड़े होने चाहिए उसी तरह ऑफिस में पड़े हुए हैं, जिस तरह से एक ऑफिशियल के पास इनको होना चाहिए था ये उसी तरह है, तो उसकी जेन्युइन को कोर्ट मानेगा, शैल प्रज्यूम करेगा। उसके बाद ऐसे ही आता है सेक्शन 81A, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गज़ट्स होते हैं, तो उनको भी शैल प्रज्यूम करेगा कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफ़िल की गई है। तो उसके बाद आता है सेक्शन उसके बाद आता है सेक्शन 82 बात करता है कि जो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इंग्लैंड में है विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर, तो उस तरह से जिन चीज़ों का आप देख सकते हो कि अगर वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट विदाउट सिग्नेचर और सील आप उनके प्रूफ को ले रहे हो, तो उसमें उस डॉक्यूमेंट पार्टिकुलर की वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ की देखी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उन डॉक्यूमेंट को समझा जाएगा, उनकी प्रजम्पशन उसके अकॉर्डिंग समझी जाएगी। तो वहाँ पे लोग झूठ नहीं मारते हैं, तो इस वजह से एडमिसिबल सेम पर्पज़ के लिए उनको कहा जा सकता है। सेक्शन 83 को आप सेक्शन 36 के साथ पढ़ सकते हो, एविडेंस एक्ट के साथ, जो मैप प्लेन की बात करता है। उसमें जो अगर वो मैप प्लेन जो भी हैं वहाँ पे चार्ट भी है, लेकिन यहाँ पे चार्ट वर्ड नहीं लिखा गया है। 36 में चार्ट है लेकिन 83 में चार्ट नहीं लिखा गया है। तो ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा वो मैप प्लान बनाए गए हैं तो वो समझा जाएगा कि ये जेन्युइन है और ये उसी तरह से बनाए गए हैं जिस तरह से ये होने चाहिए थे, तो इसकी एक्यूरेट लेवल है वो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद 84 को आप सेक्शन 38 एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ सकते हो, जो ये कहता है लॉ, रिपोर्ट और डिसीज़न की बात करता है। और उसमें जो भी लॉ आए हैं उनकी जो पब्लिश बुक हुए हैं वो सारी चीज़ें वो जेन्युइन हैं और वो सारी चीज़ें जिसके द्वारा होनी चाहिए वो उसी के द्वारा हैं और वो पार्टिकुलर उसी कंट्री का जो लॉ है वो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 85 प्रजम्पशन करता है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, क्या ये डॉक्यूमेंट
एग्जीक्यूट किया गया है नोटरी के पास, जज के पास या मजिस्ट्रेट के पास, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास पहुंचती है और उसके ऊपर सिग्नेचर किसी जज के हैं, तो कोर्ट समझेगा कि ये पार्टिकुलर उसी जज के हैं, हम इसको जेन्युइन ही मानेंगे, हम इसको सही मानेंगे। ये पार्टिकुलर जिसकी जो एग्जीक्यूशन जिस तरह से होती है वो इसी तरह से इसकी एग्जीक्यूट होने के बाद ही इस सारा डॉक्यूमेंट जो है बनाया गया था। तो उसको सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद सेक्शन 85A, 85B और 85C, ये तीनों एक साथ पढ़ने हैं। 85A जो है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की बात करता है। इसमें ये कहता है कि क्या उस एग्रीमेंट में सिग्नेचर एक पार्टिकुलर पार्टीज़ की हैं जो उन्होंने एग्जीक्यूट करने के बाद वो सिग्नेचर किए हैं, तो उसमें अगर उनके सिग्नेचर हैं तो वो मान लिया जाएगा कि ये ही पार्टी हैं जो इस एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड थे और जिन्होंने वो साइन किए, वो उन्हीं के माने जाएंगे। ऐसे ही 85B में भी जो बात की गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लेके आए हो, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो जो चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए थी प्रोसीडिंग जो, और जो उसमें किसी पार्टिकुलर बंदे के सिग्नेचर या पार्टिकुलर बंदे का जो सब्सक्रिप्शन या पब्लिक की है वो उसी तरह है जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से रिक्वायर है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई आता है तो उसमें 65B का सर्टिफिकेट आता है। तो 65B का जो सर्टिफिकेट होता है वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, कि ये इसको हमने सिक्योरली रिकॉर्ड को निकाला है, ये इसमें कोई टैंपरिंग नहीं की गई है। तो अगर वो 65B का सर्टिफिकेट आप लगाते हो तो 65B के साथ 85B की जो है वो प्रजम्पशन भी क्रिएट हो जाती है कि ये जो है डॉक्यूमेंट की जो जेन्युइननेस है वो बिल्कुल सही है, अनलेस एंड अनटिल इसका कंट्रेरी आप अदरवाइज प्रूव नहीं करते हो तो। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखनी है, 85B के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज B में, वहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल क्रिएट एनी प्रजम्पशन रिलेटिंग टू ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो आपको जो उसकी प्रजम्पशन ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग कोई नहीं बनती है, तो वो आप इसको चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हुई है इस मामले में। और लेकिन ये इसका शैल प्रज्यूम इस बात का नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, ये डॉक्यूमेंट जो है इंटीग्रिटी की बात नहीं करता है। तो ऐसे ही सेक्शन 85C की बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिस्टेड की गई है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो दिया गया ये बिल्कुल सही है, अनलेस एंड अनटिल आप कंट्रेरी प्रूव नहीं करते हो। ऐसे ही सेक्शन 86 मैंने बताया था, सेक्शन 86 to 88 मे प्रज्यूम की बात करता है। तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन रहती है, कोर्ट माने ना माने, तो ये डिस्क्रिशन है। और कोर्ट इसमें जनरली वो चीज़ें आती हैं जो रूटीन वाली नहीं होती है, जैसे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन कोर्ट। अब फॉरेन कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है भाई, उसको माने ना माने कोर्ट की मर्जी है, डिस्क्रिशन कोर्ट के ऊपर है। लेकिन कई बार कोर्ट आपकी मान लेता है और दूसरी पार्टी के बर्डन शिफ्ट कर देता है, उसी पार्टी के ऊपर बर्डन कर देता है, नहीं इसकी जेन्युइन जिसको फिर भी प्रूव करो आप। तो डिपेंड करता है किस तरह से फैक्ट्स कोर्ट के सामने आया और किस तरह से वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के और किस फैक्ट को प्रूव करने के लिए आया है, तो उसकी उस तरीके से आपको देखेगा। ऐसे ही सेक्शन 87 बुक मैप और चार्ट की बात करता है, जो इसमें भी मे प्रज्यूम है कि जो जनरल इंटरेस्ट और पब्लिक की जो पब्लिश्ड मैप हैं, जो चार्ट किए गए हैं, तो जो स्टेटमेंट उसमें है वो रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये पार्टिकुलर मैप, ये पार्टिकुलर चार्ट, ये पार्टिकुलर से दिल्ली कलकत्ता से कितना दूर है, वो चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं, उस पार्टिकुलर मैप की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वो पार्टिकुलर फैक्ट में कोर्ट ये समझेगा कि मे प्रज्यूम है कि इसमें जो एक्यूरेसी लेवल है इसमें आप अदरवाइज़ भी इसको डिसप्रूव करा सकते हो। ऐसा ही सेक्शन 88, तो 88 में ये बोला गया है कि आप अपने मोबाइल या किसी इंटरनेट के ज़रिए किसी को ईमेल करते हो या एसएमएस करते हो, तो ये समझा जाएगा कि आपने जिसने भी इसका मोबाइल है उसके द्वारा ये जो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या एसएमएस भेजा गया, ये उसी बंदे को भेजा गया जिसको एड्रेस किया गया था। अब ये उसको डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ इसकी कोई प्रजम्पशन नहीं है, लेकिन एड्रेस जिसको किया गया उसी एड्रेस में ये पहुंचा है, इसकी प्रजम्पशन ये क्रिएट करता है, ये प्रज्यूम करता है। तो और लेकिन ये किसको डिलीवर हुआ है ये इसकी कोई प्रजम्पशन नहीं है। तो उसके बाद आता है सेक्शन 88A। तो ये
ये अगर इसको देखोगे तो ये मे प्रज्यूम की बात करता है। मे प्रज्यूम किस तरह से बात करता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्ड किया गया है किसी मेल सर्वर के द्वारा किसी एड्रेसी को, तो ये उसी एड्रेस में पहुंचा है, तो उसके साथ उसकी एक कॉपी जो उस आप जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में अगर किसी को मैसेज करते हो तो उसकी एक कॉपी व्हाट्सएप के पास रहती है। जब आप वो मैसेज जो होते हैं अगर वो बंदा डिलीट कर देता है तो उनको वापस लाया जा सकता है उस पार्टिकुलर उनके क्लाउड से, या पार्टिकुलर उनके जो वहाँ पे उनके पास जो रिकॉर्ड मेंटेन जहाँ पे किया जाता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से मैसेज किसी को करता हूँ तो ये एक कॉपी एड्रेसी के पास जो पहुँची है ये इसकी प्रजम्पशन में ये प्रज्यूम है, और एक कॉपी वर्ड जो जिस मोड का आपने यूज़ किया व्हाट्सएप का किया तो व्हाट्सएप के पास ही इसकी कॉपी है, इसका मे प्रजम्पशन लिया जा सकता है। लेकिन ये इस बात का प्रजम्पशन नहीं है कि किस बंदे को सेंड किया गया, एड्रेस किसको सेंड किया गया वो है, वो दिक्कत नहीं है, किस नंबर पे किया गया, ये नंबर किसका था इसकी कोई प्रजम्पशन नहीं है। तो उसमें और कोई सेक्शन हम देख सकते हैं। सेक्शन 89 प्रजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एटसेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड। अब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया, उसको आपको कॉल किया गया था कि यार सर ये आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए, कोर्ट ने कहा, लेकिन आपने प्रोड्यूस नहीं किया है, तो कोर्ट मान सकता है कि जो इसका जो अटेस्टेड था वो स्टैम्प था और एग्जीक्यूटेड था जो रिक्वायर्ड मैनर लॉ का। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कोई एक डॉक्यूमेंट है, मेरे को पता है दूसरी पार्टी के पास है, मैंने उनको नोटिस दिया कि सर आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। वो पार्टी विदाउट नोटिस देने के बाद भी लेके नहीं आ रही है और कोर्ट के कहने के ऊपर भी नहीं लेके आ रही है। एक तो ये 89 वाली प्रजम्पशन लग जाएगी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो जो है वो अटेस्टेड है, स्टैम्प है, एग्जीक्यूटेड है, रिक्वायर्ड बाय लॉ था। अगर ये मान लो ऐसी ये जो अब प्रजम्पशन लेने का फ़ायदा क्या हुआ, मैं यूज़ ही ना कर पाऊँ, तो मैंने उसके ऊपर सेकेंडरी एविडेंस लिया है, क्योंकि प्राइमरी लाना था उसके पास है ओरिजिनल, मैं उसके ऊपर सेकेंडरी ले आया। सेकेंडरी लाने के बाद वो पार्टी दूसरी उसको वो प्राइमरी लाना चाहती है तो क्या ला सकती है, कोर्ट उसको डिसअलाउ कर देगा। सेक्शन 164 में जा सकते हो, वो ये कहता है कि अगर मैंने उसके ऊपर सेकेंडरी एविडेंस ले आए तो अब वो बंदा प्राइमरी नहीं ला सकता विदाउट, जहाँ कोर्ट की परमिशन दे देता है तो वो ला सकता है, मेरी परमिशन हो सकती है फिर भी ला सकता है, तो दोनों की परमिशन की बात होती है 164 में एविडेंस एक्ट में। ऐसे ही सेक्शन 90 को आप सेक्शन 32 के क्लॉज 6 के साथ पढ़ सकते हो। ये कहता है कि अगर वो फैमिली पेडिग्री बनाया गया था, फैमिली चार्ट बनाया गया था और वो 30 साल पुराना है, तो वो समझा जाएगा कि ये जो प्रजम्पशन उसके अगेंस्ट ड्रॉन की जा सकती मे प्रज्यूम की कि इसमें जो मेंबर हैं जो ये आपस में इसका रिलेशन है, और जिस जिस तरह से कोई बंदा कह रहा है और जिस तरह से ये फ़ोटो है या जिस तरह से ये पेडिग्री है उसी तरह से ये रिलेशन इनका है, और ये हैंड राइटिंग जिस पर्सन की है उसी की है, सिग्नेचर जिसके हैं उसी के हैं, या जो एवरी पार्ट जो डॉक्यूमेंट का बनाया गया उसी के द्वारा बनाया गया, ये एग्जीक्यूटेड भी हुआ है, ये अटेस्टेड भी हुआ है। तो इन सब की मे प्रजम्पशन की बात करता है सेक्शन 90, अगर वो 30 साल पुराना है। ये भी बात करता है कि जिसके पास इसकी कस्टडी होनी चाहिए थी, ये उसी की कस्टडी से डॉक्यूमेंट आया है, ये एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाना था उसी के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, जिसके द्वारा इसको स्टैम्प किया जाना था उसी के द्वारा स्टैम्प किया गया है, वो सारी चीज़ें सेक्शन 90 इसी बात की बात करता है। उसके बाद आता है सेक्शन 90A उस 5 साल के ओल्ड रिकॉर्ड की बात करता है, जो ये कहता है इसमें भी कोर्ट में प्रज्यूम करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसके द्वारा पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा थे उस रिकॉर्ड के ऊपर उसी के द्वारा ही हैं, और जो जहाँ किसी और जो जिन्होंने उसको ऑथोराइज़ किया है सिग्नेचर कराने के लिए उसी के द्वारा हैं, और वो 5 साल पुराना है। तो ये इसीलिए प्रजम्पशन क्रिएट की गई है। कई बार 5 साल बाद या 30 साल बाद वो बंदा गायब हो जाता है, या बंदे की डेथ हो जाती है, या बंदा अदरवाइज इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस होता है, तो इसीलिए इनकी मे प्रज्यूम होता है। लेकिन कोर्ट जनरली मे प्रजम्पशन वाले केस में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है, मैंने बताया कई बार वो डॉक्यूमेंट मानता है कई बार नहीं मानता है, तो डिपेंड करता है किस तरह का डॉक्यूमेंट है। तो आज आपके सेक्शन 67 to 90A तक कंप्लीट हो चुके हैं।
तो इसके बाद अपने अगली क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई समझ नहीं आया तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे ऊपर या इसी पेज के ऊपर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय।